तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति और सुलह की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ईरान एक बार फिर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज है, जिसके इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाने वाला है। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान तुर्की के अंकारा में किया। यहां नेटो समिट चल रही थी। नेटो महासचिव ने ट्रंप के फैसले का समर्थन करके जता दिया है कि नेटो अमेरिका के साथ है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस होर्मुज के लिए 12 से अधिक देशों के साथ मिलकर एक खास अभियान चलाने की रणनीति बना चुके हैं। 8 जुलाई 2026 यूएस ईरान में सीज फायर खत्म। ट्रंप अमेरिका में नहीं, तुर्की के अंकारा में मौजूद थे। तुर्की में नेटो भविष्य की रणनीति बना रहा था। ईरान ने टैंकर पर हमले करके जंग की चिंगारी भड़काई। नेटो के सामने ईरान ने युद्ध की शुरुआत करवाई। मार्क रूटे ने कहा है कि जब संघर्ष विराम लागू हो और ईरान असल में उसका उल्लंघन कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का मजबूती से जवाब देना बहुत जरूरी है। अरब देशों के साथ तालमेल बनाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने तुर्की के अंकारा में यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ हॉर्मुज प्लान पर बैठक की है। यूरोप के कई देश युद्धपोत भेजने को तैयार हैं। अमेरिकी नेवी भी अभियान में मदद करेगी। अमेरिका यूरोप की सेना एक साथ लड़ेगी। तो नेटो ने होर्मुज को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज में अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम में भी इस अभियान में शामिल होने वाला है। ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्वे, पुर्तगाल और ओमान भी होर्मुज में अभियान चलाने को लेकर सहमत हैं। होर्मुज में माइंस हटाने के लिए ब्रिटेन का HMS लाइम बे शिप तैनात हो चुका है। माइंस हटाने के लिए अभियान का नेतृत्व ब्रिटेन करने वाला है। ब्रिटिश शिप माइंस तलाशने वाले ड्रोन और गोताखोर से लैस है। मर्लिन हेलीकॉप्टर भी इस अभियान में मदद करेगा। ईरान होर्मुज में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए माना जा रहा है कि होर्मुज के लिए महासंग्राम छिड़ेगा। 12 यूरोपीय देश होर्मुज पर एकजुट हो चुके हैं। अब नेटो भी शामिल हो सकता है, क्योंकि नेटो ने इस बार ट्रंप के हमले का समर्थन किया है। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ईरान को अब तेल बेचने के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करना होगा। ईरान से तेल तस्करी रोकने के लिए फिर अमेरिका नाकाबंदी कर सकता है। और अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने की छूट वाला लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इससे ईरान को 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ईरान को लाइसेंस के जरिए 6.7 करोड़ बैरल तेल बेचना था। लाइसेंस कैंसिल होने से डॉलर में भुगतान की छूट बंद हो गई है। ईरान के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का रास्ता भी बंद हो गया है। चीन को तेल बेचना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमलों की शुरुआत के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% का उछाल आया। जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया, तेल की कीमत 6% बढ़ गई। हॉर्मुज बंद होते ही तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद साथी बदल चुके हैं? अंकारा में चल रहा नेटो शिखर सम्मेलन ऐसे ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ ट्रंप तुर्की को F-35 देने की बात कर रहे हैं, उस पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर रहे हैं और उसे सबसे वफादार सहयोगियों में गिन रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उधर ट्रंप नेटो से भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि यूरोप की सुरक्षा का सबसे बड़ा बोझ अमेरिका अकेले उठा रहा है। अब यूरोप भी अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अपनी अलग सैन्य ताकत खड़ी करने में जुट गया है। तो क्या नेटो अब यूरोप, इजराइल और अमेरिका के बदलते रिश्तों का नया अखाड़ा बन गया है? आइए आपको अब इस बड़ी रिपोर्ट में दिखाता हूं। अंकारा के नेटो शिखर सम्मेलन में पहुंचे ट्रंप ने साफ कहा है कि उनकी सरकार तुर्की को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दी कि तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ट्रंप का तर्क है कि दोस्त देशों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते और तुर्की कई मामलों में उन देशों से ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी रहा है जिनसे अमेरिका वफादारी की उम्मीद करता है कि अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं तो पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन नष्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि तुर्की की महत्वाकांक्षाएं आक्रामक हैं और इतनी आधुनिक सैनिक क्षमता मिलने के बाद उसका रुख और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। साल 2025 में अमेरिका ने नेटो पर लगभग 980 अरब डॉलर खर्च किए। ये पूरे नेटो के कुल रक्षा बजट का लगभग 62% है। यानी हर $100 में से करीब $62 अकेले अमेरिका खर्च कर रहा है। अमेरिका का रक्षा बजट नेटो के दूसरे सबसे बड़े रक्षा खर्च करने वाले देश ब्रिटेन से भी 10 गुना से अधिक है।
हालांकि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी जीडीपी के अनुपात में रक्षा खर्च को कम किया है। यूरोपीय देशों ने अपनी जीडीपी के मुकाबले रक्षा बजट को बढ़ाया है। आज पोलैंड अपनी जीडीपी का लगभग 4.5% रक्षा पर खर्च कर रहा है। लिथुआनिया करीब 4% पर पहुंच चुका है। लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे और डेनमार्क भी 3% से अधिक रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। जर्मनी, चेक गणराज्य और बेल्जियम 2% के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। इस अविश्वास का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला है कि ब्रिटेन अब अगली पीढ़ी की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निर्माण के लिए 37 अरब पाउंड यानी भारतीय रुपए में लगभग 4,10,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने जा रहा है। इस विशाल सैन्य प्रोजेक्ट में ब्रिटेन के साथ फ्रांस, जर्मनी और अन्य नेटो सहयोगी देशों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी MBDA भी शामिल होने जा रही है। तो तुर्की के अंकारा में ज़ेलेंस्की ने अब नेटो देशों के सामने यूक्रेन की ताकत का जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कीव की धरती पर बारूद की सबसे खौफनाक बारिश हो रही थी। पुतिन ने अंकारा में ज़ेलेंस्की की हर बात का जवाब मिसाइलों से दिया और कीव को धुआं कर दिया। ऐसे में पुतिन के इस कीव दहन के बाद क्या नेटो रूस से सीधे टकराएगा? देखिए कैसे रूस ने यूक्रेन को मिले अंकारा में महा पैकेज का बदला कीव में महादहन करके लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। कीव में एक के बाद एक 10 धमाके हुए। कीव के डेस्नियान्स्की इलाके में भी मिसाइल हमले से गोदामों में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। रूस ने कीव के प्रशासनिक इलाके स्व्यातोशिन्स्की की इमारतों पर जबरदस्त हमले किए। रूसी सेना ने कीव को दहलाने के साथ ही खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले किए। इस हमले में 25 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ओडेसा में भी बमबारी की, जिसमें इस्माइल बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी ड्रोन हमलों ने नोवोबावार्स्की जिले को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए नॉर्वे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए $306.2 मिलियन की मदद देगा, जबकि कनाडा ने अलग से यूक्रेन के लिए $900 मिलियन के नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। समिट के दौरान नीदरलैंड्स ने यूक्रेन के साथ एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। एस्टोनिया ने ड्रोन डील में सहयोग का वादा करते हुए रक्षा MOU पर करार किया। और पुतिन की सेना ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन यूक्रेन के हमलों से रूसी रिफाइनरी सुरक्षित नहीं हो सकी। यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। ओम्स्क में रिफाइनरी को निशाना बनाने के बाद यूक्रेन ने सारातोव में फिर से हमला कर दिया है। यूक्रेन सारातोव रिफाइनरी को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश में है। क्रीमिया के लिए तेल ले जाने वाले समुद्री टैंकर्स को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। रूस ने 450 ड्रोन गिराने का दावा किया है। रूस में फिर भी यूक्रेन के ड्रोन से धमाके हुए। 3 इलाकों में रूस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया के तेल सप्लाई रूट को टारगेट किया है। अजोव सागर से क्रीमिया में तेल भेजने की तैयारी थी। यूक्रेन ने ड्रोन से 8 रूस तेल टैंकर को नष्ट कर दिया। और लेबनान में युद्ध विराम है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। जमीन पर हर दिन गोले बरस रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर पूरे इलाके को दहला दिया है। सवाल यह है कि जब तोपें गरज रही हैं तो ऐसे युद्ध विराम का मतलब क्या है?